स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज है 19 जुलाई, दिन है आज रविवार। तो देखते हैं 19 जुलाई से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए बनते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत और अमेरिका ने अमेरिका की धरती में पेट्रोलियम भंडार पर चर्चा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके ऊपर? तो पेट्रोलियम भंडार की चर्चा के ऊपर। यह एक आभासी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप मिनिस्ट्रियल का आयोजन था, जिसमें केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हमारी तरफ से श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्टिसिपेट किया और अमेरिका के ऊर्जा सचिव डैन ब्रॉयलेट ने इसमें भागीदारी निभाई। तो कह सकते हैं कि अमेरिका में जो पेट्रोलियम भंडार हैं उनके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता शुरू हुई है और दोनों देशों के कुछ प्रमुख मंत्रियों ने या विभागीय अध्यक्षों ने इसके लिए पार्टिसिपेट किया और भाग लिया और एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया। आपको बता दूं, अमेरिका में कच्चे तेल के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, ये एक प्रमुख रीज़न है इसीलिए। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। देखिए, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको रिपीट करा दूंगा यहाँ से कि पीएम स्वनिधि का मतलब होता है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके तहत होता क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर जिनका काम कोविड-19 के कारण बहुत धीमा चला गया, उन्हें 10,000 रुपये तक की जो अनुदानित राशि होगी या ऋण होगा वो दिया जाएगा। उसके लिए कोई ब्याज ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है और इसीलिए पीएम स्वनिधि जो ये पूरा एप्लीकेशन है इसे डेवलप करके लॉन्च कर दिया गया है। अगर एक बात और आपको याद रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने पीएम स्वनिधि योजना के तहत सबसे ज़्यादा पंजीकरण किए थे वेंडरों के। तो याद रखिएगा, नंबर 1 पर कौन सा राज्य है पीएम स्वनिधि योजना के तहत? तो मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये तो बात हो गई टोटल पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। ये एप्लीकेशन डेवलप किया है नया, तो याद रखें इस बात के लिए। भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए एक सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूरी बात समझ लेते हैं कि भारत और इजराइल ने जो साइबर हमले हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोकथाम करने के लिए इसके लिए रोक लगाई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें जो भाग लिया वो भारत के जो राजदूत हैं इजराइल में, उनके साथ में पार्टिसिपेट या बैठक हुई है। तो मैं आपको यहाँ से पहला प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ ये कि भारत के राजदूत इजराइल में कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट करके ये साइबर सुरक्षा के ऊपर एक तरीके से बैठक में आयोजन किया या आयोजन में भाग लिया कहूँ सीधे। तो भारत के राजदूत कौन है इजराइल में, ये आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साइबर सुरक्षा एक ऐसा विषय है, जैसे कि आप जितना भी वर्चुअल दुनिया है, चाहे वो फेसबुक, ट्विटर या फिर अन्य एप्लीकेशन से आप अगर जुड़े हैं तो उनसे उतना ही जुड़ाव संभव रखें जितना जुड़ाव में रह सकते हैं। जैसे ट्विटर जैसे अकाउंट अभी आपने चर्चा में रहे कि बहुत सारे अकाउंट हैक हो गए, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हों, और बड़े बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक हो गए। अभी आपने शायद सुना होगा इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। इसी सुरक्षा को लेकर के दृष्टिकोण सारे पैमाने अपनाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई, जर्मनी और फ्रांस के साथ एयर बबल बनाया। ये कोविड-19 के सेशन में कहूँगा या टाइम पीरियड में एयर बबल शब्द नया बहुत चर्चा में रहा है। एयर बबल का मतलब ये कि कहीं ना कहीं सुरक्षित आवाजाही लेकर के व्यवस्था जो कुछ प्रमुख देशों का अनुबंध है उसके साथ में, उसमें से भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और यूएई और जर्मनी के और फ्रांस के साथ में ऐसा अनुबंध किया है। यानी कि अपने यात्रियों या कुछ ऐसे यात्री होते हैं जो उनका काम ही पर प्रॉपर चलता रहता है एक दूसरे देशों से आवाजाही को लेकर के, उन्हें सुरक्षित आवाजाही सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, ऐसे विषयों को लेकर के एक ऐसा ही विषय एक मिशन चलाया था, वंदे भारत मिशन, जिसमें से जो प्रमुख भारतीय अन्य देशों में काम कर रहे थे उनको लाने का भी काम किया गया था। तो कहीं ना कहीं एयर बबल भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। यानी एयर बबल के तहत कुछ देशों की सुरक्षा दृष्टिकोण कोविड-19 को रख करके सारी सुविधाएं चलाई जाएंगी। तो यानी कि क्या होगा, अब एयर इंडिया जो होगी इन देशों में अपनी क्रियान्वयन कर पाएगी। पर्यटन जैसी व्यवस्थाएं अभी ठप हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, अगला है क्वेश्चन कि फीफा ने घोषणा करी कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, 2022 का विश्व कप थोड़ा सा अनूठा होगा इसलिए क्योंकि कतर एक ऐसा अरब अरब कंट्री का देश है जिसमें पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है फीफा का। दूसरी चीज़, अंतिम बार 2022 का विश्व कप होगा जिसमें टोटल 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। जब 2026 से ये मैच होंगे, अगला विश्व कप होगा, इसमें टीमों की संख्या 40+ हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएंगी टीमों की संख्या। तो याद रखिएगा ये अंतिम बार 32 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। तो क्या भारत ने पार्टिसिपेट करेगा? जी नहीं। भारत की जो रैंकिंग है वो टॉप 100+ आती है, लगभग 109वें नंबर पर इंडिया अपना खेलता है। तो ऐसा कोई मैच अब तक नहीं हुआ वर्ल्ड कप में जो इंडिया पार्टिसिपेट कर रखी हो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को लेकर के। फीफा ने 2022 में विश्व कप कतर में आयोजित करेगा। अगला है कि विश्व इमोजी दिवस 17 जुलाई को मनाया गया है। इमोजी का अपना बहुत पुराना इतिहास है। जैसे इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ने इसको लॉन्च किया था या कहूँगा डेवलप किया था, और उन्हीं को ही प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। कि इतिहासकार से जुड़ा हुआ जो संबंध हैं वो हैं कहाँ से जुड़े हुए, मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के एक इमोजी इतिहासकार थे, उनका नाम मैं आपको बता दूं, जेरेमी बर्ज। उनका नाम था जेरेमी बर्ज। जेरेमी बर्ज को ही इतिहासकार माना जाता है इमोजी का।
तो जेरेमी बर्ज ने पहली बार इमोजी जैसी चीज़ों का प्रयोग किया। अगर इमोजी के बारे में देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं भाव व्यक्त करने की चीज़ें हैं, और ट्विटर कहता है कि अगर 3 करोड़ लगभग ट्वीट का एनालिसिस करने के बाद ऐसा पाया गया कि हर 3 में से एक ट्वीट जो होता है वो इमोजी इसमें संलग्न जरूर होती है, इमोजी जुड़ी होती है। तो इमोजी का आज का हंसने, रोने या बहुत सारी भावनाएं व्यक्त करने के लिए इमोजी का प्रयोग किया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2014 से इसे मनाया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो इमोजी यूज की जाती है वो रही है, यानी कि हंसते हुए जो आप हंसता हुआ और आंसू निकलते हुए जो इमोजी आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। ठीक है। अब जो नया ट्रेडिशन आया 2010 के बाद से अगर मैं बात करूं, तो 2010 के बाद आप सब जो देख रहे हैं नमस्ते वाली इमोजी जो बनकर के आ रही है वो भी बहुत चर्चा का विषय बन गई है, और भारत में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जगौन और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक समझौता या कहेंगे व्यापार मार्ग को खोल दिया है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं बता दूं आपको। ये जो भूटान का अगर आपको मैं दिखाऊं मैप में, तो ये है पसाखा। इससे बेहतर मैप मुझे नहीं मिल पाया, मैंने बहुत से ढूंढने का प्रयास किया कि आपको मैं ढूंढ के दे सकूं। तो ये भारत का पश्चिम बंगाल का इलाका जयगांव है, और ये वाला रूट जो है इसे खोल दिया गया नया व्यापारिक मार्ग के रूप में। इसके अलावा भारत भूटान में एक स्थान है येती क्षेत्र पर सड़क बनाने का काम कर रहा है। अगर ये सड़क बनाने का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, जिस दिन पूरा हो जाएगा, और येती ऑलरेडी चाइना के कह सकता है, चाइना कहता है येती हमारा है, और जबकि भूटान का क्षेत्र है। अगर ये बन जाता है तो अरुणाचल प्रदेश का एक स्थान है तवांग घाटी भी है, बहुत ही फेमस है ये। तवांग तक की जो आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी, और लगभग जो डिस्टेंस होगी जो कि आज के मार्ग से 150 किलोमीटर कम हो जाएगी अगर येती में सड़क बन जाती है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि जयगांव और पशाखा के बीच में नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है किसने? इंडिया और भूटान ने। याद रखिएगा भूटान की राजधानी है थिम्पू, बहुत इंपॉर्टेंट आप सबके लिए ये दोनों याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में जयगोन है और भूटान में है पसाखा ये रहा, जयगांव ये रहा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 44 लाख रुपए की परियोजनाएं को लॉन्च कर दिया है। ये 44 लाख की परियोजनाएं ऐसी होंगी जो सामाजिक जीवन में जीने में सहायता करेंगी कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में, और जो स्वयंसेवी समूह हैं यानी कि जो संस्थाएं हैं जो काम करती हैं, एनजीओज हैं, उनको भी मदद करने के लिए काम नाबार्ड करेगा। ठीक है। याद रखिएगा नाबार्ड भी बड़ा चर्चा में हमेशा रहता है। नाबार्ड क्या करता है? एग्रीकल्चर जैसे डिपार्ट को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो याद रखिएगा नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती नीला सत्यनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बताऊं आपको मैं, ये इनका जो निधन हुआ है ये करीब बहुत ही फेमस, इसलिए फेमस भी रही क्योंकि ये पहली महिला चुनाव आयुक्त थी मुंबई की, और इसके अलावा ये 1972 बैच की क्या थी? आईएएस अधिकारी थी। 1972 बैच की। 2009 से लेकर के 2014 तक के कार्यकाल को उन्होंने मुंबई में संभाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और राज्य चुनाव आयोग का जो संबंध आता है वो आर्टिकल 243 के तहत आता है। कल कुछ क्वेश्चन पूछे थे कि इस एडीबी के अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुंगो असाकावा। इसलिए क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक लवासा जी। और रेलवे 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर लेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए। पहला प्रश्न है विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, जरूर बताइएगा। वर्ड स्किल जो यूथ में प्रमोट करने के लिए मनाया जा रहा है ये दिन। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? हिंट के लिए इतना बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। बताइएगा मुझे। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है ये बताइएगा, क्योंकि अभी हाल ही में ट्यूनीशिया के जो प्रमुख हैं उनको हटा दिया गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।